अंगेन गात्रम नयनेन वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। अर्थात जैसे विभिन्न अंगों से शरीर की, आंखों से चेहरे की और नमक से भोजन की सार्थकता पूर्ण होती है, वैसे ही देश के लिए न्याय भी महत्वपूर्ण है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष न्याय चर्चा में। साथ हैं हमारे नीर क्षीर विवेकधारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जुडिशियल मेंबर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल जी। नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करें। जैसे सर्वोच्च न्यायालय कहता है यतो धर्मस्ततो जयः, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितना सार्थक होते देखते हैं आप इस वाक्य को? देखिए, अदालतें कहने के लिए न्याय तो करती हैं जी, लेकिन वो न्याय कानून के अनुसार करती हैं। तो प्रैक्टिस में जो होता है जी, कोई भी फैसला जो होता है वो कानून के अनुसार होता है। उससे वास्तव में न्याय हो पाया या नहीं हो पाया ये बहुत आवश्यक नहीं है, जी, क्योंकि इसमें मानवीय संवेदनाएं उतना नहीं देखी जा सकती। और वास्तविकता क्या है, तथ्य क्या है, ये सिर्फ कागजों से और गवाहों से और साक्ष्यों से चलते हैं। जी, तो बस ये कह सकते हैं कि फैसले अदालतें करती हैं कानून के अनुसार। जी, उसमें न्याय हो भी जाता है जी, और कभी कभी नहीं भी होता है। जी। सर, अगर मैं आपकी व्यक्तिगत जीवन यात्रा की बात करूं, आप वकील थे, फिर आप जज नियुक्त किए गए, कई मामले आपने अपनी पूरी जर्नी में देखे और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी बने। यानी अगर हम कहें कि आज विश्व में सबसे अधिक अदालत के मामलों में आदेश देने का और न्याय करने का अगर रिकॉर्ड किसी के नाम पर है तो वो है न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल जी। कैसे देखते हैं इस यात्रा को? क्या क्या अनुभव, क्या खट्टी मीठी यादें इस पूरी यात्रा में रही आपकी? देखिए, अब एक तरीके से लगभग 45 वर्ष मेरी इस यात्रा को हो रहे हैं। सितंबर 1980 में जी, मैंने ये न्यायिक यात्रा शुरू की थी वकील के तौर पे, और मैं पूरे 25 वर्ष वकील रहा। जी, मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट 22 सितंबर 1980 को पहुंचा था जी, और 22 सितंबर 2005 को मैंने आखिरी मुकदमा बहस किया, जब मेरे जज का आदेश का सिग्नेचर वेरिफिकेशन आ गए थे। जी, और 5 अक्टूबर 1980 को मेरा एडवोकेट का एनरोलमेंट हुआ था और 5 अक्टूबर 2005 को मैंने एज जज ओथ ली। जी, तो पूरे 25 वर्ष मैंने वकालत की। और वकालत के दौरान में ईश्वर की कृपा से मैंने बहुत मुकदमे किए, यहाँ तक कि मेरे एक एक दिन में 100 150 केसेस अदालत में लगते थे। और मुझे इस बात का बड़ा संतोष है कि मैंने अपने मुवक्किलों के लिए तारीखें नहीं मांगी अदालतों में, और हमेशा कोशिश की कि किसी तरीके से बहस हो जाए और मुकदमे का फैसला हो जाए। क्योंकि मेरा मानना ये था कि अगर चीज़ों का फैसला जल्दी होगा तो समाज में शांति जल्दी होगी। और जब मैं जज बना तो यही सिद्धांत मेरे दिमाग में था। और जज बनने के बाद भी मैंने यही सिद्धांत लागू किया, और मैं जल्दी मुकदमे में तारीख नहीं देता था। इस देश में इस समय 5 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे पेंडिंग है अदालतों में। अगर मेरा कंट्रीब्यूशन उसमें 1% ना हो, मान लीजिए 0.1% हो, तो कम से कम एक जज का इतना कंट्रीब्यूशन तो है। अगर हर जज इस तरीके से कर सके तो हम ये तारीख पे तारीख की समस्या से उबर सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जजेस को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें फैसले जल्दी देने चाहिए, मुकदमे जल्दी तय होने चाहिए, और ये सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए, ये कॉन्फ्रेंस में नहीं होना चाहिए, ये सेमिनार में नहीं होना चाहिए, ये धरातल पे दिखना चाहिए। करके दिखाइए, फैसले दीजिए। 2010 की मैं बात करूं, सितंबर का महीना और 30 तारीख, हम सब जानते हैं कि राम जन्मभूमि से जुड़े हुए मामले में आदेश आया और आदेश आपके माध्यम से आया।
मैं जानना चाहता हूँ 29 सितंबर को आपके मन मस्तिष्क में क्या भाव थे? देखिए, राम जन्मभूमि का मेरा जो फैसला है जी वो लगभग 5238 पेज का है। जी तो ये फैसला मैं काफ़ी समय से तैयारी उसकी शुरू कर दी थी। जी इस बीच में बहुत किस्म की अफवाहें भी उड़नी शुरू हो गई जी और कुछ मेरे कान तक भी आती थी। लेकिन उस समय मेरे अंदर एक ये जुनून था कि कुछ भी हो जाए, इस मुकदमे को तय करना है। जी तो मैं और चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहा था और मैं सिर्फ अपने काम में लगा हुआ था। और मैं आपको बताऊं कि पूरे 2 साल मैंने 18 से 20 घंटे इसमें फैसले पे और इसकी बहस में सुनने में लगाया है। जी और 3, 4, 5 घंटे मैं मुश्किल से सोता था। मैं गाड़ी में चलता था तो पढ़ता था, बैठता था तो पढ़ता था या लिखाता था और ये सब काम करता था। जी 29 सितंबर को जो आप कह रहे हैं, उस समय लगभग स्थिति ये थी कि पूरे देश में एक ऐसा माहौल था डर का कि पता नहीं क्या होगा। और सब जगह लगभग ये ऐसा हो गया था कि 30 तारीख को 2 बजे तक सारे प्रतिष्ठान बंद हो जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी, ताकि लोग अपने घर चले जाएं, ताकि कोई बात हो तो किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई असुविधा ना हो। ऐसा माहौल था। और मैं आपको बताऊं, उस दिन एक घटना घटी। मेरी मिसेज जो हैं वो लखनऊ में सहारागंज में एक मॉल था, वहाँ किसी काम से कुछ सामान लेने गई। जी तो वो कुछ कपड़े वपड़े थे तो उन्होंने लिए, तो उसने कहा कि इसमें ऑल्ट्रेशन करके हम आपको कल सुबह दे देंगे। जी तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो जो लेडी थी उस पे स्टॉल पे, उसने कहा कि मैडम लेकिन कल आप हर हाल में 12 बजे तक ले लीजिएगा। तो उन्होंने कहा 12 बजे तक क्यों ले ले भाई, मॉल तो शाम तक खुला रहेगा। जी बोली मैडम आपको मालूम नहीं है कल वो फैसला आ रहा है। तो मेरे मिसेज ने कहा कौन सा फैसला? अरे आपको नहीं मालूम, अयोध्या वाला फैसला आ रहा है। तो आप हर हालत में कल 12 बजे तक ले लीजिएगा, हमारी दुकान उसके बाद बंद हो जाएगी। तो ऐसा भी अनुभव हुआ। जी बहुत सी किस्म की र्यूमर आई, यहाँ तक आई कि मतलब मुझे अपने बैंक अकाउंट जो है सीज कराने पड़े शाम को। समझे आप? और हर किस्म की अच्छी बुरी बातें उस जमाने में हो रही थी उस समय। लेकिन फिर भी मन में ये संतोष था कि जब हम फैसला देंगे तो शायद सब ठीक होगा, क्योंकि हमने जो भी लिखा है वो ईमानदारी से लिखा है और सही नीयत से लिखा है। जी तो 30 तारीख को घटनाएं बहुत घटी, अगर मैं बताने बैठूंगा तो शायद पूरा दिन बीत जाएगा, वो भी कम पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि उससे मुझे बहुत असर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मैंने उस पर ध्यान कम दिया और मैं इस पे कंसंट्रेट कर रहा था कि मैं अपना फैसला जो है सुना सकूं। सर, प्रायः यह देखा गया है कि घर की माँ की सेवा तो हर कोई करता है। आपको अब एनजीटी में रहकर धरती माँ की सेवा का भी मौका मिला है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जुडिशियल मेंबर के तौर पर कोई ऐसे लैंडमार्क रूलिंग्स या कोई ऐसे केसेस जो आपके सामने आए जिन्होंने आपको भी अंदर से झकझोर कर रखा और आपको भी व्यक्तिगत रूप से मतलब फील हुआ, एम्पथाइज आप कर पाए उन केसेस से? देखिए, जब मैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में 2021 में आया था, 6 अप्रैल 2021 को मैंने यहाँ ज्वाइन किया था एज जुडिशियल मेंबर, तो मैं एडमिट कर सकता हूँ कि तब तक मुझे एनवायरनमेंट लॉ के बारे में उतना गहराई में उतना जानकारी नहीं थी जितनी कि मुझे यहाँ आने के बाद हुई। जी क्योंकि हाई कोर्ट के जज के हैसियत से थोड़ा बहुत काम किया था, लेकिन इतनी गहराई से कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं होती थी, एक्सपर्ट हमको असिस्टेंस नहीं मिलती थी, तो उतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मन में एक बात थी मेरे कि हिंदुस्तान में 2 सबसे बड़ी नदियाँ हैं जिनका प्रदूषण सबको कचोटता है, गंगा और यमुना। जी और मैंने राम जन्मभूमि का फैसला कर दिया था। तो मेरे मन में ये था कि मुझे 4 साल यहाँ मिलेंगे, अगर मैं गंगा और यमुना की सफाई के लिए कुछ कर सकूं तो इससे बड़ा शायद मैं और काम नहीं कर सकता और मेरा एनजीटी आना सफल हो जाएगा। अब मुझे लगभग 4 साल पूरे होने आए हैं और मैं इस बात को एडमिट करता हूँ
कि अपने भरसक प्रयास के बावजूद भी शायद मैं वो काम नहीं कर पाया या उतना नहीं कर पाया जितना इन दो बड़ी नदियों के लिए मुझे कर लेना चाहिए था। अब उस पर आप बहुत सारे वजह हो सकती हैं, जिसके लिए एक्चुअली ये भी है कि जितना प्रशासन का सहयोग मिलना चाहिए वो भी उतना नहीं हो पाता है। उनकी भी शायद अपनी मजबूरियां हैं। नदियां इतनी बड़ी हैं, शहरों से इतना प्रदूषण आ रहा है, एकदम से रुक नहीं सकता। तो ये मुझे आज भी कचोटता है थोड़ा सा कि ये जो मैं सोच के आया था कि इन नदियों को मैं सफाई कर सकूं, ये मैं अपना काम उस हद तक नहीं कर पाया हूं। और पर्यावरण में सब चीज़ें जुड़ी है, हवा, पानी, धरती, कोई चीज़ अछूती नहीं है। तो जब भी कहीं कोई चीज़, अब मुझे गंदगी दिखाई देती है, प्रदूषण दिखाई देता है, और उससे पता लगता है कि उससे लोगों के स्वास्थ्य पे कितना असर हो रहा है, तो मन में दुख तो बहुत होता है। लेकिन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के मेंबर की हैसियत से मैं कह सकता हूँ कि हमारी भी कार्य की थोड़ी सीमाएं हैं और उस पर हम बंधे हुए हैं। जी, पर सर आपकी कार्यकुशलता कम से कम ये तो निर्दिष्ट करती है कि आपने पहल कर दी है, आपने नेतृत्व कर दिया है। क्योंकि जब हम कुछ व्यक्तिगत वाक़ये ऐसे सुनने में आता है, आप कभी मसूरी गए थे और वहाँ आपने कहीं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन या किसी होटल में आपने वहाँ स्टे किया था। हम जानना चाहते हैं दर्शकों के लिए वो क्या वाक़या था वो। हाँ, मैं एक शादी में वहाँ गया था, एक होटल से शादी थी, तो मैंने जिज्ञासावश ये पता करने की कोशिश की। मुझे ऐसा देखा कि वहाँ पे वो मसूरी से करीब 10 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ पे जो लोकल बॉडी की जो वाटर सप्लाई थी वो नहीं थी जी। तो मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि आप पानी कहाँ से लाते हैं। तो उन्होंने कहा मसूरी लेक से लाते हैं। तो मैंने कहा मसूरी लेक से पानी कैसे आ सकता है? बोले साहब टैंकर से सप्लाई होता है। मैंने कहा भाई नेचुरल एसेट्स तो जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है और सरकार उसकी कस्टोडियन होती है, वो किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, ना कोई उसको चुरा के ला सकता है, ना कोई इस तरीके से दे सकता है। तो आप मसूरी लेक का पानी तो नहीं ला सकते। उन्होंने कहा नहीं साहब ऐसे ही होता है। तो मैं यहाँ पर लौट के आया तो मैंने यहाँ डिस्कस किया इस बात को। फिर ट्राइब्यूनल ने उसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और उस पर रिपोर्ट मांगी डीएम वगैरह से। तो ये रिपोर्ट आ गई कि हाँ साहब वो एक नेचुरल स्ट्रीम है और जो मसूरी लेक को पानी देती है और उससे ये पानी लिया जाता है। तो हम लोगों ने उस पर कार्रवाई की, तो आप ऐसा कैसे कर रहे हैं जी। तो हम उस स्ट्रीम से पानी की चोरी को रोकने में सक्षम हुए। अब वहाँ से पानी नहीं लिया जाता और उसका नतीजा ये हुआ कि अब मसूरी जल संस्थान जो है वो ज़्यादातर होटलों को अपनी तरफ से पानी सप्लाई कर रहा है और वो जो इधर उधर से पानी लेते थे उसका उन लोगों के होटलों पर कुछ पेनल्टी भी पड़ी है और फिर पेनल्टी के खिलाफ भी उन्होंने कुछ मुकदमे अपीलें वगैरह की, वो अपनी जगह है। लेकिन बस ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल वाटर ले रहे थे वो अब रुक गया है। कुल मिलाकर सर जब हम वाटर बॉडीज़ को सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मानेंगे तो उनका दोहन होना, डिग्रेडेशन होना निश्चित है। ये भी देखा गया कि कई रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कार्यरत प्लेयर्स रिवर फ्रंट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स डेवलप करने में लगे हैं। आपका ऐसा भी कोई इंसिडेंस हमने सुना कि आपके जब संज्ञान में आया कि ऐसा नदियों के किनारे कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है या विकसित हो रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं नदियों के लिए ठीक नहीं है, नदियों के संरक्षण के अगर लिहाज से देखा जाए। देखिए एक बात आप समझें कि नदी, ग्राउंड जिसको हम सरफेस वाटर कहते हैं जी, ग्राउंड वाटर, ये सब आपस में कनेक्टेड है। नदी में अगर पानी भरपूर होगा तो नदी जो है वो जमीन को भी पानी देगी और ग्राउंड वाटर का लेवल अच्छा होगा। अगर नदी में पानी कम होगा तो ग्राउंड वाटर जो है वो धीमे धीमे सूखेगा और वहाँ पानी कम हो जाएगा। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो जब भी आप ग्राउंड वाटर का दोहन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सरफेस वाटर को भी एक तरीके से कम कर रहे हैं। तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और सरफेस वाटर जिसको हम पोर्टेबल वाटर कह सकते हैं, आपने सुना होगा कि धरती जो है वो 2/3 पानी से भरी हुई है ना। समुद्र का पानी 97% है जो पिया नहीं जा सकता। जितना पानी दुनिया में उपलब्ध है उसका 97% पानी समुद्र का है जो उसको पिया नहीं जा सकता।
और जो पोर्टेबल वाटर है पूरी दुनिया में जहां 2/3 से ज्यादा धरती पानी में डूबी हुई है, उसका सिर्फ 0.67% पानी जो है पोर्टेबल है। और उसमें भी आइस में है, स्नो में है, सरफेस वाटर में और ग्राउंड वाटर में है। तो जो वास्तविक उपलब्धि है सरफेस वाटर की, ग्राउंड वाटर की, बहुत कम है, बहुत कम है जी। ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सरफेस वाटर को बचाने के लिए ग्राउंड वाटर का जो अनऑथराइज और इलीगल एक्सट्रैक्शन है वो रोका जाए, जो बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि बेवरेज इंडस्ट्रीज वगैरह में तभी ऐसे पानी निकाला जाता है। हालत ये है कि इस समय हिंदुस्तान में 2000 के लगभग ऐसे एरिया हैं जिसको हम ओवर एक्सप्लॉइटेड कहते हैं ग्राउंड वाटर के हिसाब से, यानी वहां पे पानी का दोहन ज्यादा हो रहा है और जो रिचार्ज हो रहा है वो कम हो रहा है। तो इसको रोकने की आवश्यकता है। हमने यहाँ तमाम बिल्डर्स के अगेंस्ट बहुत सारे ऑर्डर्स किए हैं, यहाँ पे ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन रोकने के लिए किया है। तमाम होटलों में ये लोग ट्यूबवेल लगाते थे, उसको रोकने की कार्यवाही की है, वो भी चल रहा है। और करीब 4000 यूपी के 10 शहरों में होटल हैं, उन पे कार्यवाही हुई है। और दिल्ली में 1.25 लाख से ज्यादा ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उसकी भी कार्यवाही हुई है कि उनको रोका जाए, इलीगल ना हो। और वो CGWA जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, जब तक उसकी परमिशन ना हो तब तक ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन ना हो। तो जो पानी की उपलब्धि है, ये अगर ग्राउंड वाटर का अंधाधुंध दोहन होगा तो कहते हैं ना अगला विश्व युद्ध पानी का होगा। जी। कुल मिलाकर जब रीजनरेशन का रेट हमारा कम है और एक्सट्रैक्शन का रेट ज़्यादा है तो पोल्यूशन तो होना ही है। सर, अगर एयर पोल्यूशन की बात करें, क्लीन एयर की बात करें, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की बात करें, तो सिविक बॉडीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, NGT कैसे इनको डील करता है और कैसे जिम्मेदारियाँ तय करता है? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि एयर पॉल्यूशन की जैसे बात करते हैं जी। एयर पॉल्यूशन में सबसे बड़ा एमिशन जो है वेहिकुलर हो रहा है और कंस्ट्रक्शन का हो रहा है। मतलब जैसे अब आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली का ही ले लेते हैं। दिल्ली में जो 3 बड़े सोर्स हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन है, वो इंडस्ट्रियल है, कंस्ट्रक्शन है और वेहिकुलर है। ये तीनों डेवलपमेंट से जुड़ी चीज़ें हैं, इसको एकदम से रोका जाना संभव नहीं हो पाता। नतीजा ये होता है कि अदालतें आदेश करती हैं कि इनको रोका जाए, लेकिन दिल्ली में जहां 1.25 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियां सड़कों पे घूम रही हों, वहाँ वेहिकुलर पॉल्यूशन कैसे रुक सकता है, कैसे कम हो? इसके लिए ज़रूरी है कुछ ऐसी स्कीम बने कि गाड़ियां थोड़ी कम हो और लोग शेयर्ड व्हीकल में चलना इस्तेमाल करें या पब्लिक व्हीकल्स में चलना शुरू करें। मैंने जब हाईकोर्ट में था तो एक बार मैंने फैसला दिया था गाजियाबाद से संबंधित कि नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन तब तक ना किया जाए जब तक ओनर के पास उनको पार्क करने की अपनी प्राइवेट ज़मीन ना हो। अगर आपके पास गाड़ी को पार्क करने की जगह नहीं है तो आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। तो इससे गाड़ियां कुछ कम हो जाएंगी। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, पेंडिंग है। और मतलब लेकिन कुछ ना कुछ कड़े कदम इस तरीके के उठाने पड़ेंगे। गाड़ियों का जो नंबर है उसको कहीं ना कहीं चेक करना पड़ेगा। आप विदेशों में देखिए, तमाम जगह लोग साइकिलों से चलते हैं। मैं भूटान में मैं गया था। भूटान बड़ा छोटा सा देश है। भूटान में वो गाड़ी की जो कीमत है उससे 3 गुनी कीमत टैक्स की लगाते हैं ताकि लोग गाड़ी कम खरीदें और पॉल्यूशन कम हो। तो कुछ ना कुछ कड़े कदम हमारे यहाँ उठाने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं। इसी तरीके जो एक बड़ा और कारण है वो है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट यहाँ पे जैसे दिल्ली में है, बलसवा में, गाजीपुर में आपने देखा कितने बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं। दिल्ली में जितना सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है उसका ट्रीटमेंट आधा भी नहीं होता और वो बाकी इकट्ठा हो जाता है। वो भी एयर पॉल्यूशन करता है, वो ग्राउंड वाटर को भी कंटेमिनेट करता है क्योंकि उससे लीचेट नीचे जाता है, वो भी गंदा करता है। जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके पास उसको ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं है, वो फंड्स का रोना रोती हैं। तो ये एक विशियस सर्किल है और ये गवर्नेंस का काम है। इसमें हम लोग आदेश कर भी दें तो भी अल्टीमेटली बात रह जाती है कि प्रशासन को ही देखना है, प्रशासन को ही करना है, फंड्स उन्हीं को प्रोवाइड करना है। तो ये व्यवस्था थोड़ी इस चक्कर में हमारे आदेश तो बहुत हुए हैं लेकिन वो लागू नहीं हो पा रहा है। सर, एक वाकया जो आपसे जब अनौपचारिक चर्चा चल रही थी तब आपने बताया मगरमच्छ का
कछुओं का जो संरक्षण किया जा रहा है सेंचुरीज़ में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में, वो क्या मामला था? देखिए एक्चुअली है क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का प्रोटेक्शन एनजीटी के जुरिडिक्शन में नहीं आता, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट प्रोटेक्शन हमारे एक्ट उसमें नहीं आता। लेकिन जो फ्लोरा फौना होता है वो बायोडाइवर्सिटी पर असर डालता है, तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट हमारे जुरिडिक्शन में आता है, तो इसलिए हम उनका प्रोटेक्शन भी देखते हैं। जैसे गंगा में मगरमच्छ होते हैं, मछलियाँ होती हैं, कछुए होते हैं, तो ये पानी को साफ करते हैं। जो पुराना आपने सुना कि गंगा अपने आप साफ़ हो जाती, यमुना साफ़ हो जाती थी, वो यही वजह थी कि जलीय जीव उसमें जो मौजूद रहते हैं ये पानी को साफ़ करते हैं। आज प्रदूषण से ये जलीय जीव कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ चंबल में मध्य प्रदेश के इलाके में इन्होंने क्रोकोडाइल सेंचुरी उसको एक रिजर्व फॉरेस्ट की तरीके से, प्रोटेक्टेड कैटेगरी फॉरेस्ट की तरीके से डिक्लेयर किया था। लेकिन चंबल तो मध्य प्रदेश से यूपी में भी आती है, तो जो यूपी के इलाके में जब वो एंट्री करती है तो वहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। नतीजा ये था कि जो क्रोकोडाइल तैरते हुए यूपी में आ जाते थे तो उनका लोग शिकार भी कर देते थे और उनको नुकसान भी होता था, कई उनके डेड बॉडीज़ भी पाई गई और इस तरह की कंप्लेंट आई। तो ये मामला जब हमारे सामने आया तो हमने ये पूछा कि भाई क्रोकोडाइल को कैसे पता लगेगा कि हम मध्य प्रदेश के जुरिडिक्शन में जब तक रहेंगे तब तक तो हम सुरक्षित हैं, और जैसे हम यूपी में जाएंगे हम असुरक्षित हो जाएंगे, उससे ये डेडलाइन कैसे पता लगेगी। तो क्यों ना यूपी में भी इसी तरीके का प्रोटेक्शन किया जाए। तो फिर हमने उस तरीके का आदेश किया है, वो अभी सरकार के पास पेंडिंग है उसको लागू करना, अब वो जब भी हो जाए। लेकिन मतलब ये भी जो इससे जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई एक जैसा कानून जो सब जगह लागू हो सके वो अपने आप फॉलो होना चाहिए। अब ये भी अजीब सी डिस्क्रिपेंसी दिखती है कि आप आधे एरिया को प्रोटेक्टेड कर रहे हैं और उससे कनेक्टेड एरिया को नहीं कर रहे हैं। सर, एयर पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, जस्टिस सुधीर अग्रवाल जी का ओपिनियन क्या है कि क्या इन सब के पीछे थॉट पोल्यूशन एक वजह है? देखिए, पर्यावरण हमारी प्राथमिकता नहीं है। समस्या ये है कि आज हमारा देश 140 करोड़ के आबादी का है, लेकिन ये मुझे कहना पड़ता है कि अधिकांश लोगों की नज़र में पर्यावरण किसी के तरीके से कोई प्रायोरिटी नहीं है, प्राथमिकता नहीं है। आप बड़ी आसानी से अपने घर का कूड़ा निकाल के बाहर फेंक देते हैं और ये समझते हैं कि काम हो गया। और आप किसी भी चीज़ को, नदी को गंदा करने में आपको हिचक नहीं होती, आपको जंगल को काटने में हिचक नहीं होती, तो पर्यावरण को नुकसान करने में आपको हिचक नहीं होती। इस मन स्थिति को थोड़ा बदलना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है कि पर्यावरण पे जो डिबेट होती हैं वो एयर कंडीशन कमरों में बड़े बड़े लोगों के बीच में कॉफ़ी टेबल पर जो है डिस्कशन होता है, भाषण हो जाता है, ईटिंग मीटिंग हो जाती है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल तक नहीं जा रही, वो नीचे तक नहीं जा रही है। जब तक ये जनसाधारण तक नहीं जाएगी, जब तक जनसाधारण हमारे साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक इसको संभालना, इसको देखना बहुत मुश्किल काम है। पर्यावरण किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, न एक सरकार देख सकती है, न एक इंस्टीट्यूशन देख सकता है। आप ये कहते हैं मैंने एनजीटी बना दिया, अब एनजीटी का सारा काम है, ये नहीं हो सकता। इसके लिए जनमानस को जुड़ना पड़ेगा, और वो जनमानस तब जुड़ेगा जब हम इस तरीके की कहते हैं कि वो कैंडल लाइट जो आप मार्च निकालते हैं, वो कैंडल लाइट मार्च पर्यावरण के लिए भी इसी तरीके से निकले और जनसाधारण तक जाए। सर, आपका विद्यार्थी जीवन भी कई बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। कई बच्चे अभी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं उन विद्यार्थियों को जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं, या लॉ के बाद वो भी जुडिशरी का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों को? देखिए, लॉ में कोई शॉर्टकट नहीं होता जी। वैसे तो लाइफ में कहीं भी शॉर्टकट नहीं होता है, और विधि क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं होता। यहाँ तो जितना समय लगेगा उतना लगेगा। आपको सिर्फ ये काम करना है कि मन लगा के पढ़ना है जी। और खूब पढ़ना है। जैसे मैं जब लॉ पढ़ता था तो मैं सुबह 9 बजे अपने कॉलेज पहुँच जाता था और लाइब्रेरी में पहुँच जाता था, और दिन भर मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था। और उस ज़माने में 2:30 से 5:15 तक क्लास होती थी लॉ की,
तो मैं क्लास अटेंड करता था उस बाद, और उसके बाद फिर लाइब्रेरी में पढ़ता था, और फिर शाम को 8, साढ़े 8, 9 बजे लाइब्रेरी बंद करा के ही वर्चुअली मैं लौटा करता था। और मैं कई बार बुक्स वहाँ से इशू कराता था तो घर भी पढ़ता था। तो स्थिति ये हुई कि 3 साल बाद जब मैं वकालत के लिए तैयार हुआ तो बहुत सी ऐसी किताबें, बहुत से ऐसे जर्नल्स जो लोग वकील बनने के बाद पढ़ना शुरू करते हैं वो मैं पढ़ के आया था। हालांकि लोग ये कहते थे कि आप जो पढ़ते हैं उसका वकालत में कोई काम नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज़रूर होता है। और दूसरी बात है, ज्ञान जो है वो आपको हमेशा मदद देता है। तो ज्ञान प्राप्त कीजिए और बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। ईश्वर पे भरोसा रखिए, लेकिन ईमानदारी से ज्ञान प्राप्त जरूर करिए और इसलिए खूब मेहनत करिए। इतनी सार्थक चर्चा के लिए बहुत बहुत आभार न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार। धन्यवाद।